देखिए, ये बहुत बड़ा संवैधानिक मसला भी है ये। और इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये जांच करे कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है और लोगों से सिटीजनशिप के प्रमाण पत्र मांगे। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो घर घर जाए, लोग जो वोटर में रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था करें। यहाँ तक कि जिनके घर नहीं हैं, जो सड़क पे सोते हैं, जो आम जगहों पर रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उन सब के पास जाना और उनको एज ए वोटर रजिस्टर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये पहली बार हो रहा है कि वोटर से कहा जा रहा है कि आप रजिस्टर कीजिए, आप अगर फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम लिस्ट से चला जाएगा, आप अगर एविडेंस नहीं देंगे। कोई एविडेंस मांगना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन को ये राइट नहीं है कि वो वोटर से कोई एविडेंस मांगे। वो उनका काम है, वो जाके घर पे जाए, मालूम करे कौन लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं और वो वोटर रजिस्ट्रेशन उनका है या नहीं है। जहाँ तक देश में अगर कोई लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार उसके लिए जो कानून बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसके मुताबिक सरकार उनकी पहचान करे। इस मसले को इलेक्शन से और जोड़ना ये बहुत ख़तरनाक है। ये एक किस्म का जो है बिल्कुल इनडायरेक्टली और बैक डोर से एनआरसी करने जैसा है। और इसमें आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन को, बीएलओज को और बीएलओ के बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको पूरा राइट मिल जाएगा। वो जिसको चाहे डाउटफुल कह दें। आपने डॉक्यूमेंट पेश किया लेकिन वो कहेंगे साहब ये डॉक्यूमेंट तो हमको मान्य नहीं है, और आपसे पूछे बगैर आप वो सारे नाम डिलीट हो गए। और जिन लोगों को वो पसंद करते हैं उनके डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद उनको क्लियर कर दिया जाएगा। उनसे कोई पूछने वाला नहीं होगा कि उन्होंने वो लिस्ट में जो नाम लिखे हैं वो सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, जो नाम हटाए हैं वो सही हटाए हैं गलत हटाए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो नहीं है। तो आप पूरा अधिकार उन अधिकारियों को कैसे दे सकते हैं तय करने का कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है जिसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये देश के जो वैलिड नागरिक हैं उनको एक ख़ास किस्म के माइंडसेट के साथ जो पहले से मौजूद है उनको विदेशी करार देकर और उनको वोटिंग राइट से महरूम करने की एक साजिश है, जिनके बारे में उनको पता है कि जो लोग उनको वोट नहीं करते या जो लोग उनके खिलाफ वोट करते हैं उनको कैसे आप डिफ्रेंचाइज करें, कैसे वोट के अधिकार से वंचित करें। हम समझते हैं कि इसको रोका जाना चाहिए। ये संवैधानिक मसला भी है और इसको अदालत के माध्यम से भी उठाया जाना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों की भी ये जिम्मेदारी है कि राजनीतिक पार्टियां इस मसले को उठाएं। अभी हमको मालूम हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों के कुछ प्रतिनिधि इलेक्शन कमीशन से जाकर मिले हैं और उनसे ये चिंताएं उनको बताई गई हैं। लेकिन उन पार्टी के लोगों का जिनसे हमारी बात हुई उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है वो पॉजिटिव रवैया नहीं है। ऐसा लगता है कि वो सरकार के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या सरकार की मर्जी के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जो आज़ादी है, इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंस है, इलेक्शन कमीशन की जो एक इमेज है, उस इमेज को भी बचाने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार के दबाव में या सरकार के आदेशों के मुताबिक काम ना करे, बल्कि वो उसके सिस्टम के मुताबिक उसको काम करना चाहिए। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा आनन फानन में, जल्दबाजी में जो कार्रवाई की जा रही है, अभी बिहार से शुरुआत है और जगह भी इसको दोहराया जाएगा। और ये एक किस्म की एनआरसी है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराने की कोशिश हो रही है। एनआरसी जिसको सरकार सीधे से नहीं कर पा रही है, अब वो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटा लेना जो उनके लिए इनकन्वीनियंट हो सकते हैं, उनको किसी भी आधार पर उनको डिलीट कर देना। तो ये जो तरीका अपनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी ऐसी शिकायतें आई थी और बिहार जहाँ पर एक बड़ी आबादी अनपढ़ लोगों की है, जहाँ एक बड़ी आबादी ऐसी है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है,
उनके पास, और आपको सुनकर ये ताज्जुब होगा कि जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, 12 जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है 11 की, उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें इलेक्शन पहले जो आप वोटर थे इलेक्शन का जो कार्ड होता है वो कार्ड उसमें शामिल नहीं है, राशन कार्ड जो सब जगह होता है वो शामिल नहीं है, जो लोग मजदूरी करते हैं उनका जो मनरेगा का एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है वो उसमें शामिल नहीं है। तो आखिर क्या, यानी जो डॉक्यूमेंट सबके पास मिल सकते हैं उनको जानबूझकर हटाया गया है और ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जिनको पेश करना लोगों के लिए मुश्किल हो। अब एक 13 करोड़ की आबादी में कई करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके जो स्कूल नहीं गए हैं या जिन्होंने 10th क्लास तक एजुकेशन नहीं ली है और जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया है, उनको वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट स्कूल का नहीं होगा उनके पास। तो ये सब चीज़ें, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगना ये खुद गलत है और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हो वोटर्स से। वोट इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि घर घर जाकर जो वैलिड वोटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे, कोई छूटने ना पाए। यानी ये प्रिंसिपल है कि कोई वोटर छूटने ना पाए, चाहे उसका घर है या नहीं है, वो रोड पे सोता है, वो भी वोटर लिस्ट में शामिल हो। और यहाँ जो तरीका अपनाया जा रहा है बिल्कुल उल्टा, कि लोगों को वोटर लिस्ट से जो वैलिड वोटर्स हैं उनको भी हटाने की कोशिश हो रही है और ये भी कहा जा सकता है कि अपनी मर्जी के कुछ ऐसे वोटर भी ऐड किए जा सकते हैं जो उनके लिए कन्वीनियंट हो। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपनी एक निष्पक्ष छवि को बचाने की कोशिश करे और ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हमारा इलेक्शन कमीशन सरकार के दबाव में या किसी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत खतरनाक होगा। सर कश्मीर में अभी मुहर्रम पे जिस तरीके से अभी जब फिलिस्तीन के वहां पर झंडे फहराए गए, कुछ लोगों ने वहां पर हिजबुल्लाह के नारे लगाए और जब एक लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए डीएसपी ने उन्हें रोका तो डीएसपी पर हमला करने की कोशिश की गई। इस हमले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, वहाँ सरकार है ना, वहाँ सरकार मौजूद है, वहाँ एलजी मौजूद है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई गैर कानूनी चीज़ अगर हो रही है तो उसको रोकना चाहिए, मगर फिलिस्तीन की हिमायत में झंडा उठा लेना ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है। फिलिस्तीन की हिमायत तो खुद सरकार कर रही है, खुद सरकार फिलिस्तीन के पक्ष में है और जो कुछ वहाँ हो रहा है उसको सरकार ठीक नहीं समझती। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली जो एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि कोई चीज़ गैर कानूनी हो रही तो उसको रोका जाए। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाइट जो है हमने देखी है और हम समझते हैं कि पहली बात तो केरला के बीजेपी के अध्यक्ष ने दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केरला में आमतौर पर मलयाली बोली जाती है और यहाँ आकर हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसमें हालांकि निशाना बनाया गया कांग्रेस पार्टी को, लेकिन जिस निशाना बनाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की गई वो हमारे संगठन का नाम इस्तेमाल किया गया और कहा गया कि हमारे संगठन के बारे में बहुत सी गलत बातें कही उन्होंने। तो हमें उनकी इस बात पर बड़ा ताज्जुब होता है कि जिस व्यक्ति को जो एक बड़ी पार्टी का एक स्टेट का अध्यक्ष है उसको हमारे संगठन का नाम भी ठीक से मालूम नहीं है, पूरा नाम भी वो नहीं जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद जो है वो हमारा संगठन है और बार बार वो जो नाम बता रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं और फिर बिना किसी उसके इंटरनेशनल और दूसरी शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो ऑब्जेक्शनेबल है। हमारी केरला इकाई से हम बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। बट इट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड वी विल टेक नोटिस ऑफ इट। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे जेलों में, खुद दिल्ली में एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, जिनको सरकार अभी आरोप साबित नहीं कर सकी। बहुत से लोगों के खिलाफ अभी चार्जशीट भी पेश नहीं हुई, बहुत से लोगों के चार्जशीट पर बहस शुरू नहीं हुई और कई कई साल गुजर गए।
अब आप देखते हैं दिल्ली में जो दंगे हुए 2020 में, उसमें जिन लोगों पर आरोप लगाए गए, झूठे आरोप, उसमें कई लोग अभी भी जो है जेल में हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था भी है और जो हमारा पुलिस प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो इस देश को एक फासिस्ट रास्ते की तरफ ले जा रहा है कि जो लोग सरकार के खिलाफ हों, जो लोग सरकार के लिए इनकन्वीनियंट हों, जो लोग सरकार की कमियां निकालते हों, ऐसे लोगों को किसी न किसी तरह झूठे इल्ज़ाम में आप फंसाएं और फिर एक लंबे समय तक उनको जेलों में रखें। और जाहिर है कि उनको सबूत नहीं मिलेगा, ये सब आखिरकार छूटेंगे, आखिरकार बरी होंगे। वो गवर्नमेंट भी जानती है, पुलिस भी जानती है, उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन उनको बिला वजह एक प्रोसेस को लंबा करके, ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है जो हमारे देश में हो रहा है। सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हैं। तो आप इस मसले को लोगों तक पहुंचाइए और जमात इस्लामी हिंद अपने जो लीगल हमारा जो सेक्शन है और लीगल हमारा जो फ्रंट है, उसके थ्रू जो कुछ हम लीगल एक्शंस ले रहे हैं वो ज़रूर कर रहे हैं। इंजीनियर साहब, कांवड़ यात्रा शुरू होने से एक बार फिर नेम प्लेट विवाद गहरा गया है। लोगों की पैंट उतार कर जांच की जा रही है, नाम पूछे जा रहे हैं, स्कैन किया जा रहा है स्कैनर से कि कौन है, हिंदू है मुसलमान, क्या कहना है आपका? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकना समाज की जिम्मेदारी है। अगर सरकार उनको रोक नहीं रही है, या उन लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है या उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो इस तरह से अराजकता फैलाते हैं और हर समय जो है इस तरह की चीज़ों को करते हैं, तो हम समझते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर सरकार की जिम्मेदारी और सरकार का दायित्व है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोग जो इस तरह का माहौल बनाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मुहर्रम के जुलूस में अभी मतलब रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही देखा गया कि मेहंदी के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा ले लिया, लेकिन वो एफआईआर दर्ज हो गई इस पर, पुलिस एकदम जाग गई। इस पर क्या जमात हिंद सोचती है? देखिए, ये इस तरह की घटनाएं होती हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत है। हमारा देश फिलिस्तीन के मामले में, हमारा देश फिलिस्तीन के हमेशा साथ रहा है। तो अगर कोई फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है या फिलिस्तीन के पीड़ितों के लिए, फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लोग इसको किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों में अगर सरकार ऐसी चीज़ों पर तो एक्शन लेती है, लेकिन जो खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, खुलेआम धर्म के आधार पर जो है एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करती।